नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनवी क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश जो कि प्राचीन भारत का एक प्रमुख वंश था। क्या इस वंश का उदय भारत में हुआ था? नहीं बच्चों, इस वंश का उदय भारत में नहीं हुआ, बल्कि ये भी मध्य एशिया से भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ने इनका भी आत्मसातीकरण कर लिया और ये भारतीय संस्कृति में ही घुल मिल गए। तो आइए जानते हैं भारत के एक प्रमुख वंश कुषाण वंश के बारे में। बच्चों, यहाँ हम बात करेंगे कुषाण वंश के भारत में प्रथम शासक कुजुल कटफिसिस प्रथम के बारे में, जिनका शासन 15 ईस्वी से 65 ईस्वी के बीच रहा था। इतिहास में इन्हें कटफिसिस प्रथम के नाम से भी जाना गया है और यह अपनी जाति के गौरव के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पार्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार कुजुल के समय में कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत संपूर्ण अफगानिस्तान तथा गंधार के प्रदेश सम्मिलित हो गए थे और पार्थिया तथा काबुल की विजय से पश्चिमी विश्व के साथ इसका घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया था। और बच्चों, कुजुल ने भारत में वैदिक धर्म को अपनाया और इस तरह से ये वैदिक धर्म के मतावलंबी हो गए और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की दीर्घायु में हुई थी। इस तरह से इन्होंने भारत में विदेशी होने के बाद भी भारतीय धर्म और संस्कृति को अपनाया था। अब हम बात करते हैं कुषाण वंश के दूसरे राजा विम कटफिस द्वितीय की, जिनका शासन 65 से 75 ईस्वी के बीच रहा था। यूँ तो बच्चों इनका शासन कुछ ही वर्षों का था, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत के एक विशाल क्षेत्र पर राज्य स्थापित किया और यह सिद्ध होता है इनके सिक्कों से जो हमें प्राप्त हुए हैं प्रयाग, बक्सर, बसाड़ आदि स्थानों से। इसके अलावा बच्चों ये शैव मत के अनुयायी थे। शैव मत अर्थात शिव के अनुयायी थे और यह सिद्ध होता है इनकी कुछ मुद्राओं से, जिन पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्माग्राही, नंदी अभिमुख और भगवान शिव की आकृति अंकित है। इस तरह से इन सिक्कों से यह स्पष्ट होता है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे और इसके अलावा इन्होंने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। और इनके समय बच्चों भारत तथा रोम के व्यापारिक संबंध अत्यंत विकसित थे। रोम जो यूरोप का शिक्षा, संस्कृति, व्यापार हर तरह से एक केंद्र के रूप में जाना जाता था और इनके समय में हमारे व्यापारिक संबंध रोम से बहुत ही अच्छे थे। इसके अलावा हमारे चीन के साथ भी संबंध अच्छे थे और ये सारी चीज़ें विम कटफिस के शासनकाल में रही थी। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के भी चलाए, जिससे यह पता चलता है कि इनका शासन कितना समृद्धशाली व संपन्न रहा होगा। इस तरह से विम कटफिस जो कि कुषाण वंश के दूसरे नंबर के राजा थे, इनका शासन अत्यधिक ही समृद्धशाली रहा था। विम कटफिसिस के बाद कुषाण राज्य की बागडोर कनिष्क के हाथों में आ गई। कनिष्क जो कि कुषाण राजाओं में सबसे महान राजा माना गया है और यह आगे चलकर भारत के एक प्रमुख धर्म को अपनाता है और वो धर्म है बौद्ध धर्म। बच्चों, इन्होंने भी अपने शासनकाल में एक बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में करवाया था। आचार्य पार्श्व की
अध्यक्षता में। बच्चों, जो ये नाम यहाँ दिया गया है आचार्य पार्श्व, कहीं कहीं आचार्य वसुमित्र का भी उल्लेख रहा था और ये भी कहा जा सकता है कि इन दोनों ही विद्वानों ने इसकी अध्यक्षता की या इन दोनों के ही मार्गदर्शन में इस संगति का आयोजन किया गया। और ये जो संगति थी ये चौथी बौद्ध संगति थी। और संगति का जो शाब्दिक अर्थ है बच्चों, उसका अर्थ है कि साथ साथ गाना। लेकिन यहाँ जो इसका मुख्य कार्य था कि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या आदि करना इस संगति का प्रमुख कार्य था। अब तक इतिहास में 3 बौद्ध संगतियों का आयोजन हो चुका था और इन तीनों के बारे में भी आपका जानना थोड़ा बहुत जरूरी है। जैसे कि प्रथम जो संगति हुई थी उसका आयोजन राजगृह में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और राजा थे अजातशत्रु। और जो बच्चों दूसरी संगति का आयोजन हुआ था वो हुआ था वैशाली में, जिसके अध्यक्ष थे साबकमीर और राजा थे कालाशोक। और जो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था उसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस और उस समय के जो राजा थे वो थे हमारे देश के महान सम्राट अशोक। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय हुआ था। आप देखिए कि किस तरह से एक आक्रमणकारी कबीले के राजा ने भारतीय धर्म और संस्कृति को अपनाया, बल्कि उसके उत्थान के लिए भी कार्य किया। बच्चों, इस चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में या 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया और ये 2 संप्रदाय थे हीनयान और महायान। और कनिष्क ने जिसको महत्व दिया वो था महायान। इसके अलावा बच्चों, कनिष्क ने अपने राज्य की 2 राजधानियां बनाई, जिसमें प्रथम राजधानी पेशावर जो कि आज के पाकिस्तान में है और इसका प्राचीन नाम पुरुषपुर था, और इसकी दूसरी राजधानी बच्चों मथुरा बनाई जो हमारे उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। इस तरह से कनिष्क ने अपने राज्य की 2 राजधानियां बनाई। आपको याद होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी अपने राज्य की 2 राजधानियां बनाई थी, एक पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैन। इसी तरह से कनिष्क ने भी अपने राज्य की 2 राजधानियां बनाई ताकि वो आसानी से और अच्छे से अपने शासन को कर सके। इसके अलावा बच्चों, कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। और ये शक संवत इसे भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में प्रयोग लिया जाता है, अर्थात यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है और यह अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। जैसे कि आज की तारीख में 2020 चल रहा है, तो 2020 में से हमने 78 माइनस किए तो क्या बचे 1942। इस तरह से शक संवत का जो साल है वर्तमान में वो 1942 है। तो इस तरह से विक्रम संवत का भी उल्लेख मैं आपके सामने करना चाहूँगी, जिसे विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था और वो विक्रमादित्य 2077 ईस्वी चल रहा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ शक संवत और विक्रम संवत का प्रयोग भी किया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर शक संवत को महत्व दिया गया है। इस तरह से बच्चों, कनिष्क के द्वारा जो संवत चलाया गया वो आज भारत का राष्ट्रीय संवत है। इसके अतिरिक्त कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया और ये कनिष्कपुर नगर उनके विकास की गाथा कहता है। इसके अलावा उसने काशगर, यारकंद व खोतान पर भी कनिष्क के द्वारा विजय प्राप्त की गई। आज के समय में ये तीनों ही स्थान चीन में स्थित हैं। इसके अलावा बच्चों, इनकी कुछ मुद्राएं महास्थान बोगरा में भी पाई गई हैं। क्या आप जानते हैं ये महास्थान कहाँ स्थित है? ये महास्थान आज के बांग्लादेश में स्थित है, जिससे सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में बांग्लादेश तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था और यहाँ से कनिष्क की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है, जिस पर
कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। तो इस तरह से कुषाण कालीन शासन बांग्लादेश तक फैला हुआ था। इसके अलावा मथुरा जिले में भी कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है और इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए हैं, जिससे हमें उस समय की उनकी वेशभूषा के बारे में भी पता चलता है। और एक तांबे के सिक्के पर तो कनिष्क को वेदी पर बलि देते दिखाया गया है। इससे ये भी ज्ञात होता है कि ये कर्म कांडों में भी विश्वास रखते थे, लेकिन इसके साथ ही ये विद्वानों को भी संरक्षण और आश्रय दिया करते थे। कनिष्क के राज दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक थे। ये तीनों वही विचारक हैं जिन्होंने चौथी बौद्ध संगति का नेतृत्व किया था। इसके अलावा नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ये भी इन्हीं के राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इसके अलावा चरक जो कि एक महान चिकित्सक थे और ऐसे चिकित्सक थे जो अपने मरीजों का घूम घूम कर इलाज किया करते थे, अर्थात जन सेवा में ही चरक ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इस तरह से बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ। और कनिष्क ने महायान शाखा को ही अधिक महत्व क्यों दिया? क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और इस आयोजन में ही बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, जिसमें से एक शाखा हीनयान और दूसरी शाखा महायान। और कनिष्क ने महायान शाखा को महत्व दिया, जिसमें मूर्ति पूजा को विशेष महत्व दिया गया था। तो इस तरह से भारत में सम्राट अशोक के पश्चात जिसने बौद्ध धर्म को सर्वाधिक प्रचार और प्रसारित किया वो कनिष्क थे। इसलिए कहीं कहीं कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों, कुषाण वंश ने अपने शासनकाल में भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस तरह से इनकी सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। और इस समय भारत के जो व्यापारिक संबंध थे वो रोम और चीन से बहुत ही अच्छे बने रहे और भारत हमेशा लाभ की स्थिति में रहा, जिससे भारत में आर्थिक समृद्धि आई और भारत को सोने की चिड़िया प्राचीन काल से ही कहा जाता रहा था। इस तरह से बच्चों, कुषाण वंश के शासकों ने भारत पर आक्रमण तो किया, लेकिन उस आक्रमण के पश्चात ये भारतीय संस्कृति में ही घुल मिल गए। कहाँ इनका विशाल साम्राज्य था जो कि अफगानिस्तान, चीन, भारत, किर्गिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक फैला हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनाया सिर्फ भारतीय संस्कृति और सभ्यता को। इनके कई राजाओं ने भारतीय धर्मों को अपनाया, जिनमें नाम आता है विशेष रूप से कनिष्क का, जिन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार और प्रसार किया। और तो और इन्हें इतिहास में दूसरा अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अत्यधिक मात्रा में किया था। इसके अलावा इन्होंने शक संवत का आरंभ भी किया, जो कि आज हमारा राष्ट्रीय संवत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुषाण वंश ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक रूप से भी भारत को संपन्न बनाने में योगदान दिया और खुद का विलय भी भारतीय संस्कृति में कर लिया और भारतीय संस्कृति ने भी इस वंश का आत्मसातीकरण कर लिया। तो हम जान सकते हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीयों ने भी उन विदेशियों को भी सहर्ष अपनाया जिन्होंने भारतीय संस्कृति के उत्थान में योगदान दिया था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।